आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न तो कथन के रूप में दिया है। कथन एक है, आकाश के लिए दिए सूर्य के स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरा है, सूर्य के प्रकाश मंडल में निश्चित अवशोषण होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको कथन दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन दिए गए हैं कथन के लिए। कथन एक है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है। कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है। फिर दूसरा दिया है, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है। कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा दिया गया है हमको यहाँ पे, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। फिर चौथा दिया है, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से कथन सही है। सबसे पहले तो हम लोग फ्राउनहोफर रेखाएं की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फ्राउनहोफर रेखाएं होती हैं, इसकी खोज देखिए कहाँ से शुरू हुई थी। 1802 में एक जो इंग्लिश केमिस्ट्री थे, यानी कि जो रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे, विलियम हाइड। कौन थे? विलियम हाइड, जिन्होंने देखा कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनमें बहुत सारे, उन्होंने उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सौर मंडल में कई अंधेरी रेखाएं उपस्थित हैं, ठीक है। उनकी विशेषताओं के बारे में विलियम हाइड ने बताया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1814 में फ्राउनहोफर ने इन रेखाओं को स्वतंत्र रूप से खोजा और जो विलियम हाइड का जो प्रयोग था उस पे उन्होंने अध्ययन चालू किया, ठीक है। और उन्होंने अध्ययन चालू किया तो उन्हें यह पता चला कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, प्रकाश किरणें, उनमें बहुत सारी ऐसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, जो मतलब कि अंधेरी रेखाएं होती हैं। यानी कि 570 रेखाओं का उन्होंने अध्ययन किया, जिनमें से बहुत सारी रेखाएं ऐसी होती हैं जो अंधेरी रेखाओं के रूप में होती है, जिनको उन्होंने नाम दिया के से, ए के रूप में नाम देना चालू किया। और इसी तरह से उन्होंने पूरे अल्फ़ाबेट जो है हमारे, जैसे कि ABCDFD, उन सब के नाम पे ये जो 570 रेखाएं थी उन रेखाओं को परिभाषित किया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्राउनहोफर रेखाएं दिखती कैसी हैं। फ्राउनहोफर रेखाएं जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्राउनहोफर रेखाओं में क्या होता है कि जो हम लोग को प्रकाश तरंगे मिलते रहती हैं सूर्य के प्रकाश से, अगर हम लोग उसको विक्षेपित करें तो हमें कुछ इस तरह से काली पट्टियों की लाइन दिखाई देती है। इस तरह से काली पट्टियों की लाइन दिखाई देती है, इन्हें हम फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। यह जो काली पट्टियों की लाइन है, यह हमें रेखाओं के बीच बीच में क्यों प्राप्त होती है और यह ऐसा क्यों होती है, इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग फ्राउनहोफर रेखाओं को समझ लिए। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है कि चारों तरफ वायुमंडल है। जब सूर्य से प्रकाश आती रहती है तो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती है तो वायुमंडल में चार हम लोग के क्या है, परत है, ठीक है। तो हमारा क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है और ओजोन लेयर हमको प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे एक एक करके हमारे वायुमंडल में परतें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य की प्रकाश उनमें आती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे वायुमंडल में क्या है, धूल के कण उपस्थित हैं, ठीक है। पानी जो है जिसको हम लोग नमी बोलते हैं वह उपस्थित है और बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसेस उपस्थित हैं। तो जो फ्राउनहोफर रेखाएं हैं वो मुख्यतः ऑक्सीजन अणु के कुछ रेखाओं के अवशोषण द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अणु के कुछ रेखाओं को अवशोषण कर लेती हैं, साथ ही साथ जो हमारी नमी है, वो जो वायुमंडल में नमी उपस्थित है वो भी कुछ रेखाओं का अवशोषण कर लेती हैं। इसीलिए हमें जो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें इस तरह से काली पट्टी हमको दिखाई देती है। बहुत ही ये जो काली पट्टी होती है ये एकदम सक्रिय होती है, ठीक है, सक्रिय होती है, पतली रहती है। और ये हमको जो हमारा एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सूर्य से आने वाले, उस स्पेक्ट्रम की बीच में हमको ये प्राप्त होती है। और उनका जो नामांकन किया गया है वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट, यानी कि उसमें जो वर्णमाला दिए गए हैं उनके आधार पर किया गया। और फ्राउनहोफर ने 570 रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। इन 570 रेखाओं में कुछ रेखाएं जो थी वो कमजोर थी, जो बहुत ही हमको पतली संकीर्ण मिल रही थी, जैसे इधर देख सकते हैं, ये तो बहुत दिखाई भी नहीं दे रही है, ठीक है। और कुछ रेखाएं जो थी वो थोड़ी सी सक्रिय होने के साथ साथ थोड़ी सी मोटी थी, ठीक है। तो ये सारी हमको
फ्रॉनहोफर रेखाओं के अध्ययन से पता चलता है। और सूर्य में ये जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, देखिए ये जो फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं इनको बाद में बामर और लाइमन ने बताया कि यह कोई तप्त वस्तु के अध्ययन के लिए आवश्यक है। तप्त वस्तु जैसे कि हम लोग लोहे को लाल होने तक अगर तप्त कर दे तो उसमें से विकिरण उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है। हम लोग एक लोहे का टुकड़ा लेंगे, अगर उसको हम लोग लाल होने तक क्या कर सकते हैं, गरम कर दें, ठीक है। लाल होने तक अगर हम लोग उसको इस तरह से गरम कर दें तो इनमें से क्या होता है कि जो विकिरण इस तरह से निकलते रहता है, ठीक है, उन विकिरणों को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, उन विकिरणों का अगर अध्ययन करें तो हमें उनमें भी फ्रॉनहोफर रेखाएं दिखाई देती हैं। तो सूर्य भी तो हमारे एक तप्त गोला ही है, ठीक है, जिसमें नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें से हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो आपस में मिल करके क्या करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस संलयन से यानी कि दो हल्के नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो भी एक गर्म तप्त गोला ही है जिससे यह रेखाएं विकिरण उत्पन्न होती हैं, जिनमें वायुमंडल के द्वारा कुछ का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश से तो हमको फ्रॉनहोफर रेखाएं प्राप्त होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रॉनहोफर रेखाएं होती है वो हमको तप्त वस्तुओं के विकिरण, उत्सर्जित विकिरण के अध्ययन में बहुत मददगार होती है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला गया कथन 1 सत्य है, ठीक है, और कथन 2 सत्य है। तो देखिए हमारा जो कथन है, आकाश के लिए गैस सूर्य में एक स्पेक्ट्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं पाई जाती हैं, तो हाँ बिल्कुल पाई जाती है। और सूर्य के प्रकाश मंडल में निश्चित अवशोषण होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं वो कुछ रेखाओं को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से और भी गैसेस होती हैं जैसे कि रेडॉन, नियॉन या फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब भी तो कुछ कुछ रेखाओं को अवशोषित करेंगी, तो एक निश्चित अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन, ठीक है। तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मंडल में निश्चित अवशोषण होता है, वो तो बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में आते आते अवशोषण होता है। और सूर्य के अंदर जो हीलियम नाभिक बनता है उनमें से भी कुछ रेखाएं अवशोषित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों कथन ही सत्य है। तो हमारा जो पहला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग दूसरे को देख लेते हैं, क्या इनमें से कोई सही हो सकता है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा नहीं होती, सही बात, कथन 2 द्वारा नहीं होती है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हमारा जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, उसमें भी फ्रॉनहोफर रेखाएं पाती हैं, मिलती हैं हमको, जो सूर्य के प्रकाश मंडल में होते हैं उसमें भी तो फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं, जिसका अवशोषण वायुमंडल के द्वारा होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है सत्य है और कथन 2 असत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन सत्य है, ठीक है। और चौथा बोल रहा है कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, जबकि हमारा दोनों कथन सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है, जिसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।